नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों जितने भी स्टूडेंट यूपी पुलिस 2026 में अपने सिलेक्शन का सपना पूरा करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए हम लोग लेकर के आ गए हैं एग्जाम का मोस्ट रिलेवेंट आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेशन से आकर के जुड़ जाइए। ये सेकंड नंबर का हम लोगों का आज प्रैक्टिस सेशन है। इससे पहले हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेशन फिनिश कर दिया है। 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें कवर कराए हैं। ठीक है, एसएससी जीडी में भी जितने भी मतलब ये एक महीने से एग्जाम चल रहे हैं 27 अप्रैल से, अभी आज 30 मई होने को है। तो जितने भी एग्जाम में इन लोगों के जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का हम लोगों ने एक तरह से आप लोगों के लिए निचोड़ ये समझिए कि लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के देख लेते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि घोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी की गति किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑन विच प्रिंसिपल डज ए हॉर्स ड्रॉन कार्ट मूव? कह रहा है कि नंबर ए में न्यूटन का गति का तृतीय नियम, नंबर बी में ओम का नियम, नंबर सी में आर्किमिडीज का सिद्धांत, या नंबर डी में आवोगाद्रो का नियम। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन की गति का तृतीय नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि इसमें घोड़ा जब गाड़ी को आगे की ओर मतलब खींचता है तो उसके जो पैर होते हैं वो जमीन में पीछे की ओर धक्का देते हैं। ठीक है, गति का तीसरा नियम क्या होता है कि हर एक क्रिया के विपरीत मतलब प्रतिक्रिया होती है, एक्शन रिएक्शन बिल्कुल बराबर चलता है। ठीक है, कोई भी एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन वो तो बिल्कुल से बिल्कुल होगा। ठीक है, यही है थर्ड नियम न्यूटन के मोशन का, यानी कि गति का। ठीक है, कि क्या कि अगर हम लोग पीछे जमीन में जैसे हम लोग चलते हैं तो हम लोग भी न्यूटन की गति के थर्ड नियम से हिसाब से ही चलते हैं। जमीन में हम लोग पीछे को अपना प्रेशर लगाते हैं, फिर हमें जमीन आगे की ओर धकेल देती है, यानी कि अपने पैरों से हम आगे की ओर चले जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है आज का? कह रहा है कि सेकंड नंबर, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। राइबोफ्लेविन प्रेजेंट इन फिश इज आल्सो नोन एज। जो राइबोफ्लेविन होता है वो किस विटामिन के नाम से? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी 2 या विटामिन बी 12? दोस्तों विटामिन बी 2, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन होता है जो उसमें विटामिन बी 2 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य जो पदार्थ है उनके पचाने में इसमें मतलब मछलियों को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, और हम लोगों से पूछता रहता है कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो जल में घुलनशील कौन होते हैं? वाटर। वाटर में क्या होता है कि हम लोगों को बीसी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी। और जो वसा होता है उसमें घुलनशील विटामिन हमसे पूछ लेता है कौन कौन से होते हैं, तो उसमें होता है KEDA, यानी कि कीड़ा। जो तुम्हारी कीड़ा है ना, मतलब समझ लो कहाँ है तुम्हारी कीड़ा, वही वाला कीड़ा। और पानी में तो बीसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, यानी कि वाटर में बी और सी घुलनशील विटामिन, और वसा में KEDA, और मौजूद मछली में राइबोफ्लेविन वाला विटामिन बी 2। और विटामिन बी 2 की कमी से क्या होता है? होंठ, जीभ, त्वचा, ये सभी में रूखापन आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये गर्मियों में जो हमारे होंठ सूख जाते हैं, होंठ, होंठ के बाद जीभ, जीभ के बाद त्वचा, इसमें सभी में क्या आ जाता है? रूखापन आ जाता है। ठीक है, विटामिन बी 2 की कमी से, इसलिए इंपॉर्टेंट है विटामिन बी 2। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है? कह रहा है कि महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? द ग्रेट इंडियन प्लेयर विजय अमृतराज वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? नंबर ए राइफल शूटिंग, नंबर बी बैडमिंटन, नंबर सी लाल टेनिस, या नंबर डी तैराकी? बताइए आप लोग किस खेल से संबंधित थे? विजय अमृतराज ये लॉन टेनिस से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉन टेनिस से संबंधित थे विजय अमृतराज। 1983 ईस्वी में विजय अमृतराज जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इससे पद्मश्री से, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। किसकी? महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली। द बर्थ प्लेस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, हीरोइन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। हीरोइन थी भैया 1857 की, मतलब रिवोल्ट की, विद्रोह की, महारानी लक्ष्मीबाई। तो जन्म स्थली कहाँ है? आगरा में है, झांसी है, वाराणसी है, या वृंदावन है? थोड़ा सोच समझ के आप लोग जवाब दीजिएगा।
जितने भी स्टूडेंट झांसी लगा रहे हैं वो सभी धोखा खा के गिर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, कहाँ की? वाराणसी की जन्म स्थली थी वीरांगना लक्ष्मीबाई की, 1857 की हीरोइन की। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, वाराणसी से जन्म स्थली थी उनकी संबंधित। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। इन विच ईयर वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी कोड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास्ड। वर्ष 2012, वर्ष 2014, वर्ष 2011 या वर्ष 2013, किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2013 क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2013 ईस्वी में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था कि लोगों को सस्ती दर पर यानी कि सस्ते रेट पर, किसमें? सस्ते रेट पर लोगों को सामान यानी कि फूड जो है वो मुहैया कराया जाए या उपलब्ध कराया जाए, वो भी उत्तम फूड यानी कि अच्छा खाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजारदिरक्षता इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वास्तविक नाम है। क्या नाम है आप लोग पढ़िए, आजादी रक्षता इंडिका। आजादी रक्षता इंडिका किस पेड़ का यानी कि किस सदाबहार पेड़ का वास्तविक नाम है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गुड़हल यानी कि हिबिस्कस। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नीम। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है करी का पेड़ यानी कि करी टी। ऑप्शन नंबर डी देवदार का पेड़ यानी कि देवदार ट्री। किसको कहा जाता है आजादी रक्षता इंडिका? दोस्तों नीम, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसको? नीम को कहा जाता है आजादी रक्षिका इंडिका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। थेयम इज ए फेमस फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट। किस स्टेट का है? उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का तो कतई नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो एक ही होता है, उसका नाम है कथक। गुजरात का है। गुजरात का भी नहीं है, क्योंकि गुजरात में होता है गरबा। इसका मतलब केरल। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थेयम केरल राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, और इसके साथ साथ कर्नाटक में भी दोस्तों ये प्रचलित है थेयम। अगर ऑप्शन में केरल ना दिया हो, कर्नाटक दिया हो, तो हम लोगों को कर्नाटक को बना ऑप्शन अपना करेक्ट मान देना है। ठीक है, थेयम कौन है? थेयम है नृत्य के देवता यानी कि डांसिंग गॉड है ये। नृत्य देवता है, डांस करने वाले गॉड हैं थेयम जी। ठीक है, केरल में मनाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ। एट द बिगिनिंग ऑफ द 7th century who ascended the throne of थानेसर एंड कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चंद्रगुप्त सेकंड। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है राजेंद्र चोल फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कृष्णदेव। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हर्षवर्धन। कन्नौज का नाम आ जाए और अगर हर्षवर्धन दिख जाए तो वही ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन। इन्होंने 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक, ठीक है, कन्नौज के सिंहासन पर राज किया है। चीनी यात्री जो वेन सांग था, कौन? वेन सांग, जब उसने गाना गाया तभी वो भारत आया। जब आया था तो उसको हर्षवर्धन मिले थे। ठीक है, हर्ष मीन्स खुशी, उसी खुशी के गाने में उसने गाना गा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय में, यानी कि ये भी याद रखिएगा, ये भी रिलेट करता है कन्नौज से। ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड। नंबर ए समताप मंडल, नंबर बी बहिर्मंडल, नंबर सी क्षोभ मंडल या नंबर डी मध्य मंडल। किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल स्ट्राटोस्फीयर हम लोगों को क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत सूर्य से जो आने वाली हम लोगों के लिए हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान CFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC,
ठीक है, क्या HFC सबसे ज्यादा नुकसान HFC करती है ओजोन लेयर को कम करने में, यानी कि ओजोन लेयर को क्षय करने में। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स थ्रू नेचुरल प्रोसेस बिलोंग्स टू विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में 3 क्षेत्र हैं, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। तो कह रहा है कि बताइए किस क्षेत्र में आता है। दोस्तों ये फर्स्ट क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी दोस्तों कच्चे उत्पाद से संबंधित, कच्चे उत्पाद हो गए, हमारे नेचुरल हो गए और हमारे जो कृषि से रिलेटेड हो गए, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। से द्वितीयक क्षेत्र में क्या आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में हमारा विनिर्माण आता है। ठीक है, विनिर्माण यानी कि हमारा स्ट्रक्चर। और जो थर्ड नंबर क्षेत्र होता है, इसमें आता है हमारा सेवा क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि रेल सेवा, परिवहन सेवा गवर्नमेंट हमको देती है, बैंकिंग सेवा और हमारे जीवन बीमा की सेवा। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नंबर ए गोदावरी, नंबर बी नर्मदा, नंबर सी कृष्णा या नंबर डी तुंगभद्रा? दोस्तों नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट इंडिया हो जाएगा। ठीक है, साउथ इंडिया की गंगा कहा जाता है। साउथ इंडिया की गंगा कौन सी है? साउथ इंडिया की गंगा है गोदावरी। ठीक है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसको साउथ इंडिया की गंगा कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लंबी है। 1400 कितनी, लगभग 1451 या समथिंग समथिंग या 61 किलोमीटर के समथिंग समथिंग है दोस्तों। ठीक है, इसका उद्गम दोस्तों महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है। किससे? त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर ये बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके आगे गिर जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। अगर एक भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत कर रहा है, इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि वो भारत में तो बहुत कम बिलोंग कर रहा है। चलिए, तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? प्राकृत भाषा में, अवधी भाषा में, पाली भाषा में या संस्कृत भाषा में? दोस्तों अवधी भाषा में लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत भाषा में वाल्मीकि ने अपनी रामायण लिखी थी। किसकी? वाल्मीकि की रामायण है संस्कृत भाषा में। जो रामचरितमानस है, इस रामचरितमानस में 7 कांड बताए गए हैं। कौन कौन से 7 कांड है? नंबर 1 में बाल कांड आ जाता है, नंबर 2 में आ जाता है अयोध्या कांड। चलिए, हमको अब ये नहीं बताने हैं हमें कौन सा रामचरितमानस पढ़नी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। आप लोगों को अगर जरूरत हो कमेंट करना, मैं आप लोगों को कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा दिए गए विकल्पों में कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड्स थ्रू पिग्स? नंबर 1 है जीका, नंबर बी प्लेग, नंबर सी निपा या नंबर डी स्वाइन फ्लू? दोस्तों इंपॉर्टेंट वाला स्वाइन फ्लू, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वाइन फ्लू ये दोस्तों किससे? सुअर से फैलती है। और इसको WHO ने इसको सिंबल क्या दिया है? H1N1। ये स्वाइन फ्लू का नाम है, H1N1। अगर स्वाइन फ्लू की जगह में H1N1 लिख के आ जाए तो आप लोगों को ये भी करेक्ट कर देना है। इन्फ्लुएंजा से फैलने वाली बीमारी होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, H1N1। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट तलातल घर इज लोकेटेड इन विच इंडिया स्टेट? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है असम, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल? तो बताइए कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा हम लोगों मतलब असम हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम में स्थित है दोस्तों तलातल घर। ठीक है, ये दोस्तों अहोम वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। किसका? अहोम वास्तुकला, इसका है ये महत्वपूर्ण उदाहरण या श्रेष्ठ उदाहरण। और तो वर्तमान में दोस्तों असम में शिवसागर के निकट रंगपुर में स्थित है। कहाँ? रंगपुर में, असम में, वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कह रहा है कि विच फेमस इंडियन पर्सनालिटी इज द
फाउंडर ऑफ पानी फाउंडेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व है जो पानी फाउंडेशन का संस्थापक है? नंबर ए कह रहा है सलमान खान, नंबर बी कह रहा है शाहरुख खान, नंबर डी रणवीर सिंह, मतलब नंबर सी रणवीर सिंह, या नंबर डी आमिर खान। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आमिर खान क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आमिर खान, इन्होंने दोस्तों पानी फाउंडेशन इसका प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, यानी कि इसके ये क्या है, फाउंडर भी हैं। ठीक है, ये दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में जो सूखा और जल की कमी आ जाती है उसके प्रबंधन में काम करता है। पानी फाउंडेशन, आमिर खान। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। खानों में खान, आमिर खान, 3 इडियट वाले। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पीके वाले। कह रहा है कि शीर्षक द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद? ऑप्शन नंबर ए शोभा डे, ऑप्शन बी कह रहा है झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर सी ट्विंकल खन्ना, या ऑप्शन नंबर डी अरुंधति रॉय। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ट्विंकल खन्ना हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, ट्विंकल खन्ना, ये दोस्तों दिग्गज अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया और सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी है, और बॉलीवुड में अक्षय कुमार की वाइफ है। किसकी है? वाइफ ऑफ अक्षय कुमार। कौन? ट्विंकल खन्ना। इन्होंने लिखी है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। ठीक है ना, राजेश खन्ना की और डिम्पल कपाड़िया की ये बेटी हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया? नंबर ए कह रहा है कोचीन, नंबर बी पुडुचेरी, नंबर सी कालीकट, या नंबर डी गोवा। क्या थी दोस्तों? फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी फ्रेंच कॉलोनी की, तो पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुडुचेरी। 1664 ईस्वी में दोस्तों लुई शासन, मतलब 1664 ईस्वी में उन्होंने स्थापना की थी फ्रेंच की, और 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री उन्होंने स्थापना कर ली थी। ठीक है, 1664 ईस्वी में पुडुचेरी में फ्रेंच कंपनी की स्थापना की गई, मतलब इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की उन्होंने फ्रेंच की, और 1668 ईस्वी में सूरत में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी थी। पुडुचेरी उनकी क्या थी? कैपिटल थी, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि द फेस्टिवल हरेली इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट ऑफ इंडिया? हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। दोस्तों हरेला मनाया, मतलब हरेली मनाई जाती है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दोस्तों होता है हरेला, ये दोस्तों हरेला मनाया जाता है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड। ये आप लोग याद रखिएगा। ये हरेला हो जाएगा फीमेल वर्जन, हरेली हो जाएगा, मतलब हरेला मेल वर्जन और हरेली फीमेल वर्जन। फीमेल वर्जन छत्तीसगढ़ में और मेल वर्जन उत्तराखंड में। ठीक है, हरेला त्योहार उत्तराखंड और हरेली छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है इंडिगो एयरलाइंस का सह संस्थापक कौन है? हु इज द को फाउंडर ऑफ इंडिगो एयरलाइंस? ऑप्शन ए राहुल भाटिया, ऑप्शन नंबर बी वाई सी देवेश्वर, ऑप्शन नंबर सी किरण मजूमदार सौ, या ऑप्शन नंबर डी पवन मुंजाल। दोस्तों राहुल भाटिया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राकेश गंगेवाल, इसके साथ में कौन था? राकेश गंगेवाल प्लस राहुल भाटिया, इन्होंने दोनों ने मिलकर के इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना की थी 2006 ईस्वी में। ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, अगर आप लोगों को क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं वो पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपके दोस्त और भी तैयारी करने वाले हैं उनको भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? नंबर ए 11, नंबर बी 9, नंबर सी 10, या नंबर डी 12। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10 हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2002 ईस्वी में जब दोस्तों 86वां संविधान संशोधन किया गया, कौन सा? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तब 11वां नंबर का जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। अभी इस समय हमारे प्रेजेंट में कितने
11 मौलिक कर्तव्य हैं। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 11वां वाला जोड़ा गया 2002 ईस्वी में। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटी को लिया गया है। ठीक है, ये अभी कल क्वेश्चन आया था, मैंने आप लोगों को करवाया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि भारत ने, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, भारत ने यूएनएफएफसी में बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से कार्य किया है। यूएनएफसीसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यूनाइटेड नेशन फेलोशिप कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर कह रहा है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ सेफ क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। नंबर सी में कह रहा है यूनाइटेड नेशन फेलोशिप ऑफ सेफ क्लाइमेट चेंज, या नंबर डी में कह रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यही क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या? फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यू से होगा, यूएन से हो जाएगा यूनाइटेड नेशन, ये तो आपको सबको पता है, यूनाइटेड नेशन। फिर उसके बाद एफ से हो जाएगा फ्रेमवर्क, क्या हो जाएगा, फ्रेम वर्क। उसके बाद सी से हो जाएगा कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, और एक सी से हो जाएगा चेंज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे ऑन और आउट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि निम्न में कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज नॉट रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ हरियाणा? देशा में देश है भारत, भारत में हरियाणा, बहुत ही फेमस गाना था, मैंने सुना है कई बार। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है धमाल, यानी कि 3 नृत्य ये हरियाणा से होते हैं, रिलेटेड करते हैं, एक नृत्य नहीं है। नंबर बी में कह रहा है खोरिया, नंबर सी में कह रहा है झूमर, या नंबर डी में कह रहा है जवारा। दोस्तों जवारा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जवारा लोक नृत्य ये हरियाणा से संबंधित नहीं है, जवारा ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है निम्न में से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है? विच कमीशन मेड इट मैंडेटरी, यानी कि अनिवार्य, टू रिकमेंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एमएसपी फॉर फार्मर्स? ऑप्शन नंबर ए किसान कल्याण आयोग, ऑप्शन नंबर बी कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ऑप्शन नंबर सी कृषि एवं वृद्धि आयोग, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कृषि विकास एवं वृद्धि आयोग। दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कृषि लागत एवं कीमत आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज, हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? नंबर ए में कह रहा है मैडम क्यूरी, नंबर बी में कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन, नंबर सी में कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबल, या नंबर डी में कह रहा है चार्ल्स डार्विन। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि इन विच ईयर वाज द गंगा रिवर डिक्लेयर्ड द नेशनल रिवर? किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2004 में, ऑप्शन नंबर बी 2008 में, ऑप्शन नंबर सी 2014 में, या ऑप्शन नंबर डी 2016 में। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2008 में हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2008 ईस्वी में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी यानी कि नेशनल रिवर डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था?
Which Harappan city was divided into 3 parts? ऑप्शन नंबर ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। दोस्तों धौलावीरा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा दोस्तों ये 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी? When did the East India Company establish the Supreme Court in Calcutta? ऑप्शन नंबर ए इन 1757, ऑप्शन नंबर बी इन 1765, ऑप्शन नंबर सी इन 1773 एंड ऑप्शन नंबर डी इन 1792। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इन 1773 हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1773 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट में मतलब रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और दोस्तों इसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश था वो एलिजा इम्पे था। कौन था? एलिजा इम्पे, यानी कि जो इसका चीफ जस्टिस था, सीजीआई मतलब सीजे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में खाली स्थान का प्रयोग किया जाता था। इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स खाली स्थान वर यूज्ड। नंबर ए निर्वात नलिकाएं, नंबर बी ट्रांजिस्टर्स, नंबर सी अर्धचालक या नंबर डी यांत्रिक गियर्स। क्या वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स या मैकेनिकल गियर्स? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब्स हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इससे क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन वैक्यूम में मतलब इस गति करते रहते थे, मोशन करते रहते थे और कैथोड की अपेक्षा एनोड पर अधिक वोल्टता से पहुंच जाते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट यानी कि एमएस वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू पेस्ट क्लिपबोर्ड कंटेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? एमएस वर्ड में जो क्लिपबोर्ड का कंटेंट है, सामग्री है, उसको हम लोगों को शॉर्टकट प्रयोग करके उसको पेस्ट करना है। तो हमसे कह रहा है बताइए किसका यूज किया जाता है? CTRL प्लस P, CTRL प्लस V, CTRL प्लस C या CTRL प्लस X? ऑप्शन नंबर बी CTRL प्लस V हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CTRL प्लस V इसका क्या होता है, क्लिप बोर्ड की जो सामग्री है उसमें शॉर्टकट इसका यूज करके इसको MS वर्ड में फाइल में भेज दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आई हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग यकीन मानिए अगर आप लोग इस क्लास को तैयार करते हैं तो आप लोग 2-4 क्वेश्चन अपने एग्जाम में डायरेक्ट इससे देखने को पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी सभी ये जो एग्जाम हुए हैं बिल्कुल अभी जो अभी 1 महीने हुए हैं उसी सब का हम लोगों ने जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो आप लोगों के लिए कवर कराए हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों आप लोग इस क्लास को देखिए और उसको कमेंट करके अपना स्कोर बताइए कि आप लोगों ने टॉप 30 में कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।